कि यहाँ पे जो हम ओरिजिन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी एट ओरिजिन, वहां पे बेटा मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और किसके बराबर होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2a के बराबर होती है। अगर कोई हमसे पूछ लेगा कि इसकी h पे वैल्यू कितनी होती है, तो बेटा ये टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी आधी होती है, मतलब म्यू नॉट आई बाई एन आई बाई 2 के बराबर होता है। ये डिपेंड करता है कि हमें थीटा एंगल कहाँ से दिया गया है। बेटा इसकी जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वो रिस्पॉन्सिबल है इसको घुमाने के लिए, और इसकी पैरेलल वेलोसिटी है आगे ले जाने के लिए। इस वजह से ये घूमते हुए आगे जा रहा है। हेलो नमस्कार बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है कंपटीशन वाला। और मैं लेकर के आया हूं आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का माइंड मैप। तो ना देर करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं हमारी आज के नोट्स का सेशन। शुरुआत बेटा मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड से करूंगा, जहां पे मैं अलग अलग लाइन वायर के हो गए, और उसके बाद स्ट्रेट इनफाइनाइट फाइनाइट वायर हो गया, रिंग हो गया, लूप हो गया, आर्क हो गया, इनके वजह से अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताने वाला हूं। फिर बेटा हम लोग सोलेनॉइड और टोरॉइड की बात करेंगे, और उसके बाद मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में बताने वाला हूं, जहां पे हम लोग लॉरेंस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के होने के वजह से हमारा कोई भी चार्ज क्या अलग अलग पाथ अपना सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और आखिरी में बात करेंगे बेटा मैग्नेटिक डाइपोल की। अगर शुरुआत की जाए तो सबसे पहले बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया उनका नाम था बायट एंड शेवर्ट्स लॉ। बेसिक शुरुआत तो बेटा अगर आप ध्यान से सुनो तो ये ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से हुआ था, जहां पे एक वायर के अक्रॉस, एक करंट कैरिंग वायर के अक्रॉस एक कार्डबोर्ड लगा दिया था, और हमने आयरन नेल को स्प्रिंकल कर दिया था। और फिर हमने जाना कि करंट को बढ़ाने से जो रिंग्स का फॉर्मेशन हो रहा था वो बढ़ रहा था, और करंट के डिक्रीज करने से वो लूप क्या हो जा रहे थे बेटा, छोटे हो जा रहे थे। पर ये एक्सपेरिमेंट कहां पढ़ते थे हम लोग, 10th क्लास में। अब हमारी जो शुरुआत होती है बेटा वो बायट एंड शेवर्ट लॉ से होती है, जहां पे एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें बेटा आई करंट फ्लो हो रहा है, और इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है बेटा पी, वहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस करंट। एंगल क्या है बेटा, थीटा। तो यहां पे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल लेंथ, क्योंकि यहां से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ही कैलकुलेट कर सकते हैं। सर अगर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, तब बेटा हम जाते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की तरफ। अभी हमारा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी बेटा दैट इज म्यू नॉट अपॉन पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। यहां पे बेटा डीएल क्रॉस आर को अपन क्या लिख सकते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, तो यहां पे म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। क्योंकि ये बेटा वेक्टर फॉर्म है, यूनिट वेक्टर इसका हट जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, स्केलर फॉर्म हो जाएगा इसका। डायरेक्शन की अगर बात करें तो बेटा डायरेक्शन हमें किससे मिलेगा, राइट हैंड थंब रूल से मिलेगा। अगर फोर्स की बात करें यहां पे लगने वाली फोर्स की, तो उसकी वैल्यू हो जाती है आई बी एल के बराबर। यूनिट की बात करें बेटा मैग्नेटिक फील्ड की, दैट इज टेस्ला, और वीबर पर मीटर स्क्वायर से भी हम लोग जानते हैं, वो फ्लक्स के टर्म्स में हम जानेंगे। डायमेंशन की बात की जाए तो दैट इज m1t माइनस 2 a की पावर माइनस 1। ये बात हो जाती है बेटा किसके लिए, एक स्मॉल सेक्शन के लिए। अगर मुझे पूरे इनफाइनाइट वायर का चाहिए तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, पहले अगर हम वायर को देखें तो बेटा ये करंट कैरिंग वायर है, और यहां से बेटा वायर से a डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कैसा डिस्टेंस है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिसके इस डायरेक्शन में बेटा क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हमने θ1 लिया है, और एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो θ2 लिया है। तो यहां पे बेटा इस वायर की वजह से इधर पे आने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन θ1 प्लस साइन θ2 के बराबर होता है, अगर एंगल हमें गिवन है। अगर मान लो ऐसी सिचुएशन दे दी गई है कि इनफाइनाइट वायर है, ऊपर की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ, तो θ1 और θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 90 डिग्री हो जाएगी, और ये 1 + 1 मिलकर के क्या हो जाएंगे 2, तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट 2i अपॉन 4 पाई होता है। और अगर सेमी इनफाइनाइट हो जाएगा तो एक एंगल हो जाएगा बेटा 90 डिग्री और दूसरा एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, तो b की वैल्यू म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई के बराबर होता है। तो वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया भी हुआ है, तो बेटा ये याद करते हुए चलना। अब वहीं पे अगर बात करूं बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, ये लूप है बेटा, इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2a के बराबर। a क्या है बेटा, इसका रेडियस है, और यहीं पे अगर बेटा एक लूप है तो ये होगा, अगर यहां पे n नंबर ऑफ लूप्स हैं तो यहां पे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बेटा, n से कर देंगे।
वही सेम सिचुएशन हम किसकी वजह से निकाल सकते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क की वजह से निकाल सकते हैं। तो आर्क का बेटा जो फॉर्मूला होता है दैट इज बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a, और यहाँ पे थीटा अपॉन 2 पाई। बात याद रखने वाली ये है कि बेटा थीटा की जब भी आप वैल्यू रखोगे ना तो वो हमेशा रेडियन में रखना। क्लियर है? क्योंकि रेडियन क्या होती है बेटा, एंगल की एसआई यूनिट है। अब जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया था कि पहले भी करंट कैरिंग वायर के वजह से चार्ज फ्लोइंग इन अ सर्कुलर लूप, और वहां पे फोर्स भी निकाला हुआ है बेटा सर्कुलर रिंग के। अब यहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसकी वजह से, सर्कुलर रिंग की वजह से, जहां पे आई करंट क्या कर रहा है बेटा, फ्लो कर रहा है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बेटा इस करंट कैरिंग लूप की वजह से जो आती है दैट इज म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता था बेटा, मिड पॉइंट पे जो फोर्स होती थी उसकी वैल्यू 0 आती है। यहां पे जस्ट अपोजिट होता है कि यहां पे जो हम ओरिजिन की बात कर रहे हैं, जहां पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी एट ओरिजिन, वहां पे बेटा मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और किसके बराबर होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2a के बराबर होती है, जैसा कि एग्जैक्टली इसमें निकल के आता है। अब यहीं पे अगर बेटा इसके ग्राफ की बात की जाए, ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, पहले भी समझा चुका हूं। रिंग की वजह से चाहे फोर्स की बात की जाए, एक रिंग में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए, और यही रिंग में अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा तो बेटा ये तीनों के ग्राफ और तीनों की वैल्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और यहां पे ग्राफ देख सकते हैं तो बेटा मिड पॉइंट पे क्या होता है, मैक्सिमम, और बाहर देखेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आता है। अब अगर कोई बड़ा, ये तो एक छोटा सा अमाउंट के लिए था, स्मॉल डीएल लेंथ के वजह से आने वाली स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी की बात करते हैं। पर अगर हमारा इतना बड़ा वायर हो, अगर हमें पूरी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो हम क्या करेंगे। अगर बेटा हमें पूरी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो वहां पे बायटन-शेवर्ट्स लॉ हम नहीं लगा सकते। वहां पे हमें जो लगाना होता है दैट इज नोन एज एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है बेटा, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन आई इनसाइड। आई इनसाइड का मतलब है बेटा करंट इनसाइड, इनसाइड करंट। तो यहां पे बेटा जैसे हम लोग एक सरफेस की बात करते थे ना, वैसे यहां पे एक सरफेस कंसीडर करके हमें करंट की वैल्यू निकालनी होगी। इसके दो बड़े इंपॉर्टेंट केस निकल के आते हैं। पहला केस ये आता है कि बेटा मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसके वजह से, हॉलो सिलेंड्रिकल वायर। हॉलो सिलेंड्रिकल वायर में ये रहता है कि हमारा जो करंट फ्लो हो रहा होता है बेटा वो सरफेस में फ्लो हो रहा होता है, अंदर कोई भी करंट नहीं है। अगर अंदर कोई भी करंट नहीं है तो अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, क्योंकि बिना करंट के मैग्नेटिक फील्ड आ ही नहीं सकती है। तो करंट या करंट इनसाइड 0 तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड भी क्या आती है बेटा, 0 आती है। अब बात करा जाए बेटा, यहां पे मैंने स्पेशली लिख भी दिया है कि हॉलो वायर के केस में करंट कहां फ्लो हो रहा होगा बेटा, सरफेस पे। अगर मैं आर की बात करूं, आर बेटा डिस्टेंस है जहां पे अलग अलग डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। अगर मेरा स्मॉल आर बड़ा होगा कैपिटल आर से, मतलब मैं बाहर चला गया हूं, तो बाहर बेटा जो वैल्यू आती है दैट इज बी इक्वल्स टू म्यू नॉट 2i अपॉन 4 पाई है, जहां पे बेटा बी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r के बराबर निकल के आता है। वहीं पे अगर मैं सरफेस के ऊपर चला जाऊंगा तो स्मॉल आर की वैल्यू बेटा कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी, और स्मॉल आर की अगर कैपिटल आर के बराबर है तो ये छोटा वाला आर बड़े वाले आर से रिप्लेस हो जाएगा, और ये जो निकल के आती है बेटा ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकल के आती है। वहीं पे अगर मैं इनसाइड में चला जाऊंगा तो इनसाइड में करंट 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर मैं इसका ग्राफ देखूं किस किस के बीच में बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड बी और ये आर डिस्टेंस के बीच में, ये मेरा क्या हो जाएगा, ओरिजिन। अब जैसे जैसे इनसाइड में मैं चलता जाऊंगा चलता जाऊंगा चलता जाऊंगा चलता जाऊंगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0। जैसे ही मैं सरफेस या डिस्टेंस आर पे आऊंगा उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा, मैक्सिमम। और उसके बाद वो किसको फॉलो कर रहा है, उसके बाद सर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के ग्राफ को फॉलो कर रहा है, तो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का ग्राफ आ जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप समझ के चलिएगा। इसके बाद इसी का अगला केस कब आ जाता है बेटा, अभी हमने जो वायर लिया था वो एक हॉलो वायर था, मतलब करंट जो था वो सरफेस पे फ्लो हो रहा था। अब हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है बेटा वो अंदर भी वायर डले हुए हैं। यूजुअली हम घर के जब तार को काट के देखते हैं तो अंदर देखा है प्लास्टिक की शेल से अंदर बहुत सारे वायर होते हैं, वही सेम सिचुएशन ये है। तो यहां पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर की वजह से देखने वाले हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि करंट जो रहेगा बेटा वो मेरा इनसाइड भी रहेगा और सरफेस पे भी रहेगा।
तो यहाँ पे अगर मैं आउटसाइड की बारे में बात करूं, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बेटा म्यू नॉट 2I अपॉन 4πr, मतलब यहाँ पे भी बी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, 1/r के आ रहा है। अब ये छोटा वाला आर अगर बड़े वाले आर के बराबर हो जाएगा, मतलब ये कंडीशन किसकी बन जाएगी बेटा, सरफेस की बन जाएगी। और वहां पे बी की वैल्यू म्यू नॉट 2π अपॉन 4πa के बराबर है, मतलब सेम रिजल्ट है, बस छोटा वाला आर मेरे बड़े वाले आर से रिप्लेस हो जाएगा। वहीं पे अगर बेटा अंदर की बात करूंगा तो अंदर में क्या हो जाता है, म्यू नॉट 2I अब मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन आर स्क्वायर आ जाता है। तो ये 4 म्यू नॉट 2I आर अपॉन 4πr स्क्वायर, जहां पे बी जो है मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर निकल के आ रही है। मतलब ये हमारा क्या दिया गया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, और बाकी जगह क्या फ्लो हो रहा है बेटा, करंट फ्लो हो रहा है, और ये मेरा क्या दिया गया है, आर डिस्टेंस। तो जैसे ही बेटा मैं सेंटर से सरफेस की तरफ जाऊंगा तो ये रिजल्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे मैं बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे नंबर ऑफ करंट कैरिंग वायर बढ़ते जाएंगे, करंट कैरिंग वायर बढ़ते जाएंगे तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, और मैक्सिमम कहां तक लाई करती है बेटा, सरफेस तक लाई करती है। और उसके बाहर जैसे ही आ जाऊंगा तो मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर को फॉलो करता हूं, फिर वैल्यू मेरी डिक्रीज करने लगती है। तो ये भी ग्राफ बेटा आप याद करोगे, ये दोनों के दोनों ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब बात आ जाती है सोलेनोइड। सोलेनोइड में बेटा दो सोलेनोइड रहते हैं बेटा हमारे पास। एक हमारे पास अगर लॉन्ग सोलेनोइड बोला गया है, दैट मींस हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थ्रू आउट दी सोलेनोइड कांस्टेंट रहने वाली है, जिसकी वैल्यू बी इक्वल्स टू म्यू नॉट NI के बराबर है। जहां पे बेटा ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, एन जो दिया गया है स्मॉल एन, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जितनी भी इसकी लेंथ दी गई है। अगर कोई हमसे पूछ लेगा कि इसकी एच पे वैल्यू कितनी होती है, तो बेटा ये टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी आधी होती है, मतलब म्यू नॉट I/NI/2 के बराबर होता है। ये उसका ग्राफ होता है बेटा। यहां पे अगर आप मैक्सिमम की बात करेंगे तो बी की वैल्यू म्यू नॉट NI के बराबर होता है, और यहीं पे अगर आप बाहर चले जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, एज पे सिर्फ इसके एच पे वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट NI/2 होती है। तो ये ग्राफ भी सोलेनोइड का इंपॉर्टेंट है। टोरॉइड की बात की जाए तो टोरॉइड में बेटा हमारे पास इनसाइड और हमारे पास आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या रहती है, जीरो रहती है। हमारी जो भी मैग्नेटिक फील्ड रहने वाली है बेटा वो बिटवीन दिस कोर रहने वाली है। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगी बेटा, और जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्टली किसके बराबर होती है, सोलेनोइड के बराबर होती है, जो म्यू नॉट NI होती है। अब यहाँ पे अगर n चाहिए तो बेटा नंबर ऑफ टर्न्स जितने भी है दैट इज डिवाइडेड बाय 2πr, r रेडियस है, पर यहाँ पे बेटा एक आउटर रेडियस एक इनर रेडियस है, तो हमें उसकी क्या लेनी होती है, एवरेज वैल्यू लेनी होती है। और एवरेज वैल्यू का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो R1 + R2 डिवाइडेड बाय 2 निकल के आएगा। क्लियर है कि नहीं है। ये कहानी हो गई बेटा सोलेनोइड और टोरॉइड की। अब इसके बाद बेटा हम क्या निकालना चाहते हैं, यहां तक हम सारी बातें कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड निकालने की। अब आपने पहले भी पढ़ा है कि चाहे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, इनके बीच में बेटा जब चार्जेस आएगा तो वो क्या फील करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो सेम यहां पे बताने वाले हैं बेटा, फोर्स ऑन चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे बेटा खास बात ये है जो फॉर्मूले से निकल के आता है कि जब तक चार्ज मूव नहीं करेगा तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, और अगर करंट प्रोड्यूस नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। तो यहां पे आपको बेटा हमेशा फोर्स तभी मिलेगी जब आपका चार्ज क्या होगा, मूविंग चार्ज होगा इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे F इक्वल्स टू क्यू V क्रॉस B के बराबर होता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखना हो तो F का मैग्नीट्यूड क्यू VB साइन थीटा के बराबर आता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हटेगा तो साइन थीटा आएगा। अब ये फोर्स कब कब जीरो हो सकती है, ये फोर्स बेटा तीन कंडीशन में जीरो हो सकती है। या तो हमारे पास चार्ज जो हो वो ही ना हो, ठीक है, न्यूट्रल हमें पार्टिकल दे दिया, अगर न्यूट्रल दे देगा तब भी फोर्स उसके ऊपर एक्सपीरियंस नहीं होगा। दूसरा तरीका यह है कि उसकी स्पीड बेटा नहीं दी गई है, वो किस पे, चार्ज हमें किस पे दिया गया है, चार्ज हमें रेस्ट पे दिया गया है। अगला आपने टर्म देखा है यहाँ पे साइन थीटा का, तो साइन थीटा का ये मतलब है अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो साइन 0 0 हो जाएगा, और ये टर्म भी दोबारा से 0 हो जाएगा। और वही 0 वैल्यू बेटा हमें 180 डिग्री पे मिलती है, मतलब साइन 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, तो फोर्स की वैल्यू दोबारा से क्या आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी। तो ये तीन कंडीशन है जहां पे हमें फोर्स की वैल्यू क्या मिलती है बेटा, 0 मिलती है। अब वर्क डन की बात करते हैं कि वर्क डन हमें कब कब 0 मिलता है, जब बेटा थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। थीटा किस किस के बीच में बेटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में परपेंडिकुलर हो जाए, क्योंकि यहां पे कॉस थीटा आता है, तो कॉस थीटा की वजह से ये क्या हो जाएगा बेटा, वर्क डन 0 हो जाएगा। लॉरेंस फोर्स क्या होती है बेटा, ये हमारी मैग्नेटिक फोर्स है बेटा।
लॉरेंस फोर्स ये कहती है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड प्रेजेंट है, उस टाइम पे बेटा जो चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा होता है वो लॉरेंस फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होता है। अब यहाँ पे एफ नेट की वैल्यू बेटा एफ ई प्लस एफ एम के बराबर आती है। फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्यू ई के बराबर होती है, और फोर्स एक्सपीरियंस बाय मैग्नेटिक फील्ड क्यू वी क्रॉस बी के बराबर आती है। अब यहां पे अगर इसके क्या बनते हैं बेटा, अलग अलग केस बनते हैं। जहां पे पहला केस बनता है अगर हमारा चार्ज रेस्ट पे, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो बेटा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू, अगर ये स्पीड जीरो है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्या लग रही होगी बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी, और ये आगे कैसा जा रहा होगा बेटा, एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा होगा। क्लियर है कि नहीं है? और स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी बेटा, क्योंकि अगर हम चार्ज को देखें और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में दी गई है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा और इसकी वेलोसिटी आगे जाते जाते इंक्रीज हो जाएगी। तो कुछ देर बाद इसका पाथ भले ही चेंज हो जाए, अभी तो बेटा ये जीरो ही रहेगा। अब यहां पे बेटा अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड में, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड हमारी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे देती है। अब उस सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला जो होता है दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बेटा क्यू वी बी पी। क्योंकि परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहां से बेटा v से v कट गया, r की वैल्यू देखेंगे तो एम वी अपॉन क्यू वी आ जाएगा। अब तो ये क्या कर रहा होगा बेटा, चार्ज हमारा एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा। चार्ज हमारा इस तरीके से घूम रहा होगा। कब? जब वेलोसिटी जो है बेटा वो परपेंडिकुलर हो जाएगी किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। ये हमारी क्या दी गई है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड दी गई है। तो इस तरीके से घूम रहा होगा, जिसकी रेडियस आपने निकाल ली एम वी अपॉन क्यू बी। अब अगर ये घूम रहा तो बेटा इसका टाइम पीरियड भी होगा, तो टाइम पीरियड के जो फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज 2 पाई एम अपॉन क्यू बी आ जाएगा। अब आप जानते हो कि m इंटू वी बेटा मास इंटू वेलोसिटी मूवमेंट होता है, तो ये सेम एक्सप्रेशन आप इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट भी लिख सकते हो, मोमेंटम। और अगर इस मोमेंटम को रिप्लेस कर दें, आप जानते हो मोमेंटम का फॉर्मूला रूट टाइम्स ऑफ 2me के बराबर होता है। यहां पे एनर्जी कौन सी आ जाएगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी। तो रूट 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यूबी के बराबर है। ये बेटा आपके अलग अलग कैलकुलेशन के फॉर्मूले आ जाते हैं ऑफ द रेडियस डिपेंडिंग अपॉन कि उस टाइम पे हमें सवाल में पूछा क्या गया है। अब बात करते हैं बेटा थर्ड केस की, जब इनिशियली बेटा वेलोसिटी यू है पर एंगल क्या दे दिया, थीटा दे दिया। मतलब ये हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, और ये जो v वेलोसिटी है बेटा इसके इसको किसी हॉरिजॉन्टल से एक थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया। तो इसके बेटा कंपोनेंट होंगे, एक जो हो जाएगा बेटा वो v पैरेलल हो जाएगा जिसकी वैल्यू v cos थीटा होगी, और दूसरा जो होगा दैट इज v परपेंडिकुलर जिसकी वैल्यू v sin थीटा होगी। ये डिपेंड करता है कि हमें थीटा एंगल कहां से दिया गया है। बेटा इसकी जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वो रिस्पॉन्सिबल है इसको घुमाने के लिए, और इसकी पैरेलल वेलोसिटी है आगे ले जाने के लिए। इस वजह से ये घूमते हुए आगे जा रहा है। जब ये घूमते हुए आगे जा रहा होता है तो बेटा इस पाथ का नाम क्या कहलाते हैं, अपन हेलिकल पाथ कहते हैं। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी जो होगी बेटा वो रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर पाथ के लिए, और जो वेलोसिटी पैरेलल है वो क्या कर रही होगी बेटा, स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए मोशन कर रही होगी, इसलिए वो घूमते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। अगर यहाँ पे रेडियस की बात करें तो दैट इज एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड जो होता है बेटा दैट इज 2 पाई एम अपॉन क्यू बी के बराबर है। और अगर यहाँ पे किसकी बात की जाए, पिच की बात की जाए, तो पिच का फॉर्मूला क्या आ जाता है बेटा, दैट इज वी पैरेलल, जो वेलोसिटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, मल्टीप्लाई बाय बेटा उसका टाइम पीरियड। तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू हेलिकल पिच की वैल्यू आ जाती है। क्लियर है बच्चों? अब यहीं पे बेटा अभी हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अलग अलग वेलोसिटीज के केसेस पढ़े हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है और उनके अलग अलग केस में क्या क्या सिचुएशन बनती है। तो यहाँ पे बेटा केस 1 बनता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैरेलल हो किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो नेट फोर्स जो होता है वो Q इंटू ई के बराबर होता है, और वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है बेटा, जीरो होती है। क्लियर है कि नहीं है? पैरेलल के केस में क्यों जीरो हो गई सर, वो जीरो इस वजह से हो गई क्योंकि बेटा पैरेलल के केस में, ध्यान से सुनो, पैरेलल के केस में बेटा ये वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अगर फील्ड की वैल्यू जीरो हो गई तो फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। केस 2 की बात करेंगे जहां पे E इज परपेंडिकुलर टू V, क्योंकि यहां पे तो बेटा पैरेलल थे। हाँ सर, पैरेलल टू V लिख दो बेटा, टू V लिख दो, वो ज्यादा बेटर है। यहां पे अगर बात करेंगे तो बेटा ये देखो, अब F ऑफ M ये मैग्नेटिक फोर्स आ गई, ये V आ गई, और ये Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो वेलोसिटी है इसमें आपने पहली कंडीशन ली है कि मेरी मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक से।
तो ये वाली फोर्स क्या है बेटा, अगर ज्यादा है किससे बेटा, ये वाली फोर्स से, तो आपकी जो नेट फोर्स है वो कहां को आएगी, वो तो ऊपर आनी चाहिए बेटा। इसको ऐसा कर लो, पहले वाले केस को, नीचे डायग्राम बना हुआ है ना, तो पहले वाले केस को ऐसे कर लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ज्यादा है किससे, मैग्नेटिक फोर्स से। अगर ये वाली फोर्स ज्यादा हो जाएगी बेटा इस फोर्स से, तो नेट फोर्स कहां की तरफ आएगी, नीचे की तरफ। और यहां पे अगर नेट फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी यहां की तरफ। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल होता है बेटा, तो पाथ कैसा बन जाता है, पैराबोलिक बन जाता है। अगर मैं सेकंड सिचुएशन की बात करूं, तो सेकंड सिचुएशन में मैं क्या करता हूं, मैग्नेटिक फोर्स जो आ रही है बेटा वो बड़ी आ रही है कंपेयर टू कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ऊपर वाली फोर्स बड़ी है नीचे वाली से, तो बेटा नेट फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आएगा। और अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में 90 डिग्री है, तो पाथ कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। अगर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू अगर बेटा सेम हो जाती है, तो ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स से कैंसिल आउट हो जाती है, तो बेटा यहां पे वेलोसिटी जो मिलती है वो नेट वेलोसिटी कांस्टेंट मिलती है। और यही जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है किसकी बेटा, वेलोसिटी सेलेक्टर के नाम से हम जानते हैं। जब हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड जो रहे वो कैसा हो जाए बेटा, बराबर हो जाए। यहां पे एग्जांपल दिया है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे दी गई है, और ये क्या दी गई है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर मैंने v वेलोसिटी से फेंका है, तो बेटा इसकी दो कंडीशन होंगी। अगर मेरी मैग्नेटिक फोर्स कहां लग रही है बेटा, v क्रॉस b, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रही है। अगर मैग्नेटिक फोर्स जो रहेगी वो बड़ी रहेगी किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो ये ऊपर की तरफ कर्व कर जाएगा। और अगर मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा रहेगी किससे बेटा, मैग्नेटिक फोर्स से, तो वो नीचे की तरफ कर्व कर जाएगा। ये कर्व अपने पाथ से डेविएट नहीं होगा, ये तब नहीं होगा जब मेरी मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम रहेगी, तो ये बेटा एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको क्रॉस कर जाएगा। अब इसी के बेसिस पे बेटा साइक्लोट्रॉन है, इस साल आपके सिलेबस में साइक्लोट्रॉन नहीं दिया गया है, पर फिर भी हम इंपॉर्टेंट कंडीशन को एक बार पढ़ते हुए चलते हैं। यहां पे अगर वैल्यू की बात की जाए, तो बेटा यहां पे जब घूमता है उस डी में, तो फ्रीक्वेंसी चेंज करनी होती है हमें ऑल्टरनेटर की। तो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आती है दैट इज QB अपॉन 2πm के बराबर। यहां पे बेटा जो रेडियस रहती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है वैसे वैसे मेरा रेडियस बढ़ता जाए, और रेडियस का फॉर्मूला mv अपॉन QB के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी देखी जाए तो हाफ r² Q² B² अपॉन m के बराबर। लिमिटेशन क्या है बेटा साइक्लोट्रॉन की, कि न्यूट्रल को चार्ज को, क्योंकि चार्ज पार्टिकल होना चाहिए तभी वो मैग्नेटिक फील्ड में घूम पाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन को हम नहीं घुमाते क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा कम रहता है, इस वजह से। अब यहां पे बेटा फोर्स पूछा जाता है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर। इस तरीके से पैरेलल वायर दिया जाता है और d डिस्टेंस पे इस पे I1 और I2 करंट को फ्लो किया जाता है। तो यहां पे बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि यहीं से डेफिनेशन आई है 1 एम्पियर की, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू देखी जाए तो म्यू0 अपॉन 4π 2I1 I2 अपॉन डिस्टेंस d के बराबर है। अगर करंट का बेटा डायरेक्शन सेम होगा तो ये अट्रैक्ट करते हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन होता है तो ये क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं। अब यहां पे बेटा जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था डाइपोल के बारे में, यहां पे भी बेटा करंट कैरिंग लूप किसकी तरह काम करता है बेटा, एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है, जिसका फॉर्मूला बेटा m दैट इज इक्वल्स टू I इंटू ए के बराबर होता है, जहां पे a क्या ले रहे हैं बेटा, उसका एरिया ले रहे हैं। अगर फॉर n टर्म्स तो n से हम क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहीं पे बेटा अगर जैसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भी तो एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर उसके वजह से भी हमारा मैग्नेटिक डाइपोल आना चाहिए। तो उस मैग्नेटिक डाइपोल की वैल्यू m दैट इज इक्वल्स टू EVR अपॉन 2 के बराबर है। और m बाय l की वैल्यू देखेंगे बेटा, यहां पे मोमेंटम आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू E बाय 2m के बराबर। अब यहां पे बेटा टॉर्क भी निकाला जाता है करंट कैरिंग लूप का, जहां पे लूप हमारा काम आता है क्या बनाने के लिए, गैल्वेनोमीटर वगैरह बनाने के काम आता है। आपने इस तरीके से देखा होगा ना, ये इस तरीके से लूप देखा होगा। अब यहां पे हम किसकी बात करते थे बेटा, टॉर्क की बात करते थे कि टॉर्क इसमें कितना लगेगा, और फिर ये लूप क्या करता था बेटा, रोटेट करता था। ये मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, इसमें ये लूप क्या करने वाला है, घूमने वाला है, और यहां पे करंट फ्लो हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा बेटा, टॉर्क आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो ये क्या करने लगता है, घूमने लगता है। तो इसमें टॉर्क का बेटा फॉर्मूला जो आता है दैट इज इक्वल्स टू NIAB के बराबर होता है।
और यहाँ पे अगर बेटा इसकी एनर्जी लिखने वाली हो, पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू माइनस का एम बी कॉस थीटा के बराबर। अगर 0 डिग्री होगा तो बेटा वो स्टेबल पोजीशन होगी, और 180 डिग्री पे हमें क्या मिलती है, अनस्टेबल पोजीशन मिलती है। अब यहीं पे बेटा इसी की मदद से हम गैल्वेनोमीटर बनाते हैं। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, स्मॉल करंट को फ्लो करवाते हैं। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इज मैग्नेटिक फील्ड, तो टॉर्क की वैल्यू NIAB के बराबर होता है। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम आती है कि हम पहला तो ये चाहते हैं कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड निकले वो सारी की सारी बेटा कोर से पास होके निकले, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेडियल फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, और मटेरियल ऐसा चूज करते हैं कि जो दूर दूर से मैग्नेटिक फील्ड पास होने वाली अपने अंदर से पास करवाए, तो हम लोग सॉफ्ट आयरन को इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो चीजें हमारी काम आती है। अगली बेटा बात करें तो यहां पे करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी और आती है। करंट सेंसिटिविटी बेटा φ/L NAB/C होता है, और वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होता है बेटा दैट इज φ/B NAB/CR। बेटा ये आई होगा, क्लियर है कि नहीं है? तो ये वैल्यू आप और याद रखेंगे। तो यहां तक बेटा कहानी है किसकी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की। बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्या, मैग्नेटिज्म। अब होता क्या है कि अलग अलग यहां पे डायरेक्शन की वजह से थोड़ा बच्चा घबरा जाता है। थोड़ा तसल्ली से, कुछ मत करना। जब अपन फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं या लॉरेंस फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो आप, तसल्ली से वो जो डायरेक्शन बताते हैं ना, उस टाइम पे बेटा आप भी उनके साथ डायरेक्शन जरूर निकालो। सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो रहती है बेटा वो डायरेक्शन की रहती है, और जब डायरेक्शन नहीं आता है तो बच्चा फिर उस चीज पे उतना ध्यान नहीं देता है कि यार ये मैग्नेटिक फील्ड में फ्लेमिंग राइट हैंड चल रहा है, लेफ्ट हैंड चल रहा है, कोई कहीं घुमा रहा है, कोई कहीं घुमा रहा है हाथ। थोड़ा तसल्ली से देखना, आपको डायरेक्शन आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये चैप्टर में जो चीज परेशान कर सकती है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन है। तो जब भी शुरुआत करो, जो टीचर बताते जा रहे ऐसे डायरेक्शन, तो आप जहां पे भी बैठे हो पढ़ रहे हो अपना हाथ घुमाओ, पॉकेट से हाथ निकालो, टेबल पेन से अगर लिख रहे हो तो उसको भी छोड़ो, आप डायरेक्शन जरूर निकालो, फिर आगे करना। ठीक है, तो डायरेक्शन आ जाएगी तो सब आ जाएगा। चैप्टर बहुत आसान है, बस नाम से बड़ा हैवी लगता है। बहुत आसान चैप्टर है, स्कोरिंग भी है। चलिए मिलते हैं बेटा अपने अगले माइंड मैप में, तब तक ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन पे। नमस्ते।